मेरी शादी 2008 में हुई थी, जो कि मेरे भाई वाकई में दुश्मन हैं भी और थे भी। मेरा बेटा है जो विकलांग है, एक बिटिया है 15 साल की। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आपका स्वागत है क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। आपने सुना होगा कि माँ का दिल सचमुच बड़ा होता है। अगर पिता की मायने में बात करें तो माँ अपने बच्चों को लेकर दर बदर भटकती हैं, छोड़ती नहीं है। हर वो पड़ाव तक लड़ती है, हर वो मरते दम तक लड़ती है, आखिरी सांस तक लड़ती है। वो आज वाकई झारखंड के पलामू जिला में देख रहा है। आज हम ऐसे बात कर रहे हैं, एक महिला खुद 2 बच्चों के साथ दर बदर भटक रही है। कभी थाने जाती है, कभी पुलिस प्रशासन की से मदद मांगती है, कोर्ट तक पहुंच गई है। लेकिन क्या इंसानियत सचमुच खत्म हो चुका है? क्या अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जी हाँ, मैंने सचमुच ये मुद्दा उठाया था। इससे पहले कई ऐसे मुद्दे उठाते। आज भी एक माँ का जो दर्द है वो आंसू बनकर छलक रहा है। कैमरे पर आएंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे और सचमुच क्या यहाँ के जो इंसानियत है वो मरता दिख रहा है? क्या इनका सुनवाई होगा? क्यों आखिरकार एक माँ को दर बदर भटकना पड़ रहा है? हम इनसे मिलवाते हैं, आइए खुद ये बातचीत करेंगी। देखिए, इनके हाथ में 1 2 3 कई पेपर दिखेंगे, ऐसे 100 से ज़्यादा अधिक पेपर हैं। ये वो जगह पे गई है, हर दरवाज़ा खटखटाई है अपने इंसाफ के लिए कि शायद कोई भी इनको इंसाफ दिला दे। लेकिन इंसाफ नहीं मिला, तब आखिरकार ये देश के चौथे स्तंभ के पास दरवाज़ा खटखटाई है कि शायद यहाँ से इनको कोई इंसाफ मिल जाए। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ हुआ? आप ये इतने सारे पेपर लेके घूम रही हैं, क्या मामला है? नाम बताइए। सर, मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं सुदामा राम की वाइफ हूँ। मेरा घर कादल कुर्मी में है, मोहम्मदगंज थाना, जिला पलामू। सर, मेरी शादी 2008 में हुई थी, अंतरकास्ट शादी थी। मैं मेहता परिवार से हूँ और मेरे हस्बैंड रविदास परिवार से थे। सर, जब मैं शादी हुआ था तो उस समय मेरे ससुराल के सारे लोग खुश थे और मुझे हंस के स्वीकार भी किए थे, क्योंकि सर मेरे पास पैसे थे, एफडी किया हुआ, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है सर, और मेरे पास गोल्ड और सिल्वर के जेवर थे। जब हम लोग 2008 में शादी की हैं तो मेरे सास ससुर और मेरे जेठ जेठानी दोनों ने सहमति से, पूरे घर के परिवार ने बोला कि आप दिल्ली चले जाओ, यहाँ पे आपके भाई दुश्मन बने हुए हैं, जो कि मेरे भाई वाकई में दुश्मन हैं भी और थे भी। सर, अभी तक हम लोग 2017 तक हम लोग बड़े प्यार से रहे। इस बीच में मेरे 2 बच्चे भी जन्म लिए। मेरा बेटा है जो विकलांग है, इसका उम्र 17 साल हो रहा है, एक बिटिया है 15 साल की। सर, इस बीच में हम लोग 2017 में वापस अपने गांव आए। मेरे हस्बैंड ही खुद बोले कि अब हम लोगों की रहने की दिक्कत हो रही है, हम लोग घर वार बनाएंगे, आप अपना जेवर ले लेना मम्मी से और हम अपना ज़मीन ले लेंगे। ऐसा बोल करके वो हमें झारखंड लेकर के आए वापस। लेकिन सर 15 दिन अच्छे से रहे। फिर 15 दिन के बाद वो अपने भैया भाभी से मिलने गए। पता नहीं उनकी भाभी ने क्या ऐसा बोला और मेरे ससुर बोलने लगे कि हमारा कब शौक पूरा होगा, तुम्हारा हल्दी नहीं लगी है, हल्दी लगवाएंगे। दूसरा ब्याह करने के लिए मेरे पति को उत्साहित करने लगे और उनकी बातों में आ करके और मेरे हस्बैंड हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। सर, तंग तो तब हो गए जब मेरे बेटे को दूसरी मंजिल से मार करके उन्होंने नीचे गिरा दिया। उसके बाद घर में दारू पीना, लड़ाई करना, गांजा, हर नशा करने लगे। उनसे तंग होकर के हमने महिला आयोग में सर, मैंने महिला आयोग में आवेदन लिखा सर, आवेदन दिया सर। 2020 तक ये इस पे चला महिला आयोग में। उन्होंने महिला आयोग की बात नहीं मानी तो सर हमने रोहिणी कोर्ट में डाला। रोहिणी कोर्ट की ये सारे कागज सर, दिल्ली के रोहिणी फैमिली कोर्ट का जजमेंट आ गया 2024 में। 6 लाख बकाया और 14,000 मंथली देने का। सर, वहाँ से जब उन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी तब हमारे पास आखिरी रास्ता बचा था झारखंड के ज़मीन में उपजा करके खाना खाना और बच्चों को पालन पोषण करना। हम लोग झारखंड आए 23 मार्च को 2026 में। हमने एसपी सर के यहाँ आवेदन लगा करके और महिला थाना और मोहम्मदगंज थाना दोनों की मदद से हमारे ससुराल हम गए। लेकिन सर वहाँ पे मेरे हस्बैंड को बुलाया गया 5 तारीख को, 5/4/2006 को।
वहाँ पे जैसे 3 दिन हम लोग बढ़िया से रहे, जबकि जपला में उन्होंने बॉन्ड बना करके आए थे कि हम अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, सारे खर्चे उठाएंगे और अपने बच्चों को देखभाल करेंगे। मेरे जेठ और जेठानी कन्हाई राम और ममता देवी ने ये लिख करके दिया था कि हम अपने देवर के फैमिली में मतलब वो मैटर में नहीं आएंगे। फिर उन्होंने आखिर ऐसा सिर्फ 3 दिन माने, पति पत्नी की तरह 3 दिन रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने हम पे हमारे सूटकेस तोड़ करके शादी के डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जो नोटरी का था, और हमारे सूटकेस से 6,000 रुपये भी निकाल लिए। जब हमने 112 को कॉल किया तो थाने वाले आए, लेकिन उन्हीं लोगों के हम लोगों का टूटा हुआ ताला और टूटा हुआ सूटकेस हमारे थानेदार साहब ने नहीं देखा, जिनका नाम है सुरेंद्र तिवारी, मोहम्मदगंज थाना के हैं। उन्होंने हमें उल्टा सीधा बोल करके बोले कि थाने पे आकर के कंप्लेंट दो। रात्रि में हमें बुलाया गया बच्चों के साथ। कितने बजे रात के कितने टाइम रात समय के क्या होता? 5 बजे बोल के गए थे, जो कि पैदल का रास्ता था। 5 बजे के आसपास, तो हम लोग यहाँ से 6 बजे के आसपास गए थे। 5-6 बजे के आसपास उधर से आने में हम लोगों का 8 साढ़े 8 निकलने में लगे थे। घर पहुँचने में सर 10 के आसपास हो गए थे। दूर था हम लोगों के घर से, थाना बहुत दूर था, कच्चा सड़क है, हमारे पास वाहन का कोई रास्ता नहीं था। फिर हम लोग जब आए अपने घर में 19 तारीख की रात को, रात के 11 बजे हम लोगों के साथ मारपीट बहुत बुरी तरीके से हुआ, जो कि मेरे भसुर ने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मेरे शरीर को छुआ। मेरी जेठानी ने बाल पकड़ के मुझे मारे, जिसका पूरा प्रूफ मैं सबको एसपी सर, डीएसपी सर, हर जगह पे लगा रही हूँ सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं दोनों बच्चों को लेकर के आज 1.5 महीने से डाल्टनगंज के प्लेटफार्म पे रह रही हूँ। अच्छा, ये जो प्रूफ है आपके पास जो दिखा रही हैं, कब लगाई थी एसपी सर के पास, डीसी सर के पास और डीएसपी सर के बात जो कर रही हैं आप, वो कब लगाई थी? कितने कौन से महीने में लगाई थी? सर इसी महीने का है सर। मैं सारा दिखा रही हूँ सर। ये है सर 20/4/2006 का, 26 का, 20/4 नहीं 10/4/2026। ये है सर 13/4/2026। ये है सर एसपी सर का। एसपी सर के पास हमने लगाया 13/4/2026 को। ये डीएसपी सर का है सर। एक बार कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, एक बार ये पूरे इसको जूम करें। यहाँ डेट भी लिखा हुआ है 13/4/2026 का। कब तक सुनवाई के लिए कहे थे आपने ये जब लेटर लगाया? सर कोई रिप्लाई ही नहीं आता सर। ये देखिए सर 19/4/2026। ये देखिए सर 9/4/2026। देखिए सर, ये देखिए मोहम्मदगंज थाना का है। ये देखिए सर, ये देखिए भसुर ससुर और भसुर के बेटे बादल के संबंध में 25/3/2026। ये मेरा मेडिकल है सर, जब मारे थे। ये मेरी हालत है सर, जब मेरे भसुर ने कपड़े मेरे फाड़ दिए थे। इसके मैंने कलर में नहीं किया है, क्योंकि मैं इसमें मेरा बदन दिखता है, इसलिए मैंने इसको कलर में नहीं लिया है सर। अब बहुत मुश्किल से सर 1.5 महीने के बाद बहुत मुश्किल से एफआईआर हुआ है सर। एफआईआर में कोई भी अरेस्ट नहीं है। नामजद एफआईआर है, नाम पे हुआ था या ऐसे ही एफआईआर हुआ है? नाम है सर, इसमें 6 लोगों का नाम है सर। ये एफआईआर कॉपी है सर। इसमें थाना प्रभारी ने मेरे से फिर से लेटर बनवाया, फिर से एफआईआर करने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि लेट हो चुका था, उनको जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने बोले थे कि 14 दिन हम लेते हैं जांच पड़ताल के लिए। लेकिन सर 1.5 महीने के बाद एफआईआर हुआ सर। अब एफआईआर हुआ है, मैं मोहम्मदगंज थाना
का कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो उन्होंने मेरे हस्बैंड से और मेरे भसुर से पैसे लिए हुए हैं, और हमसे भी उन्होंने पैसे मांगे थे। हमने 2000 रुपए दिए थे मिठाई खाने के लिए, ये कह करके लिए थे कि तुम्हारा घर बसवा देंगे, इसलिए हमने 2000 रुपए कौन उनको दिए कौन थे। कहा था ये आपसे? सुरेंद्र तिवारी, कौन है ये वहाँ का? छोटे बाबू हैं। छोटे बाबू। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग आप मुझे दे दीजिएगा, अवेलेबल करा दीजिएगा अभी, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट है ये भी अवेलेबल करा दीजिएगा, फोटो आप दे दीजिएगा। उसके बाद सर ये रोहिणी कोर्ट का है। ठीक है, ये सारे प्रूफ अभी हम आपसे ले लेंगे। उसके बाद आप क्या किससे आप गुहार लगाना चाह रही हैं? क्या यहाँ अभी वर्तमान में जो सर मैं अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक हैं, सर- उनसे मिलने गई थी? हाँ मिलने गई थी मैं, डीएसपी ये एसडीएम मैम से मैं मिलने गई थी कि मैम ताकि हमारा ज़मीन हमें थोड़ा सा दिला दे। अगर वो अपने घर में नहीं रहने देना चाहते हैं तो हम अपना झुग्गी झोपड़ी जो भी हो तिरपाल डाल के हम अपने ज़मीन पर रह सकें। यहाँ के डीसी से मिलने गए थे? डीसी सर हैं, उनसे उपायुक्त से मिलने गए थे आप? डीसी नहीं सर, डीसी से नहीं मिले? अभी डीसी के यहाँ अभी मैम के पास गई थी। अच्छा, अब अभी मैम के पास गए हैं आप? हाँ। एसपी और डीसी के पास नहीं गए हैं? एसपी डीएसपी डाल्टनगंज और हुसैनाबाद दोनों जगह कर लिया सर, गए थे, बस डीसी के पास नहीं गए? डीसी के पास नहीं अच्छा, गए। क्या मांग करना चाहते हैं डीसी साहब तक अगर ये पहुंचते हैं खबर, तो क्या मांग करना सर ये चाहते हैं? उच्च न्यायालय पे जो कोई भी बैठे हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हम अंतरजातीय शादी करके कोई गुनाह भी किए हैं तो प्लीज़ मेरे बच्चों को उसकी सज़ा ना दें। मेरे बच्चों को उनका घर परिवार मिलना चाहिए, उनकी जो भी खानदानी प्रॉपर्टी है उसमें उनको रहने का हक दिया जाए। विकलांग बच्चा कहाँ जाएगा बड़े हो करके, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? उस बिटिया का ब्याह मैं कैसे करूँगी, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे लिखाऊँ? तो देखिए, एक माँ का दर्द साफ साफ झलक रहा है। यहाँ जो बैठे अधिकारी हैं, जो हालांकि न्यायालय तक भी बात पहुंच चुका है, न्यायालय से ये भी डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन देखिए कैसे उस डिसीजन को, उनके आदेश को उल्लंघन किया जा रहा है। अब इनकी मांग है यहाँ के अधिकारियों से, उपायुक्त महोदय से। हालांकि उपायुक्त महोदय जो अभी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। हर कोई उनकी बात, उनकी काम को, उनकी जो करने का तरीका है वो चर्चा में है। एक माँ का दर्द जो अपने बच्चों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, थाना, कभी कोर्ट, कभी जज, कभी कचहरी, कभी अधिकारियों तक जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या अधिकारी तक ये अगर खबर पहुंचती है तो क्या इनकी मदद की जाएगी, या ऐसे ही दर बदर ये भटकते रहेंगे न्याय के लिए, अपने बच्चों के न्याय के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए। इनकी आवाज़ों के क्या सचमुच दफन कर दिया जाएगा पलामू में? क्या पलामू में एक महिला की आवाज़ को सुनने के लिए क्या कुछ चुकाना पड़ता है? क्या वो जो महिला का दर्द है उसको दफन कर दिया जाता है पलामू में? अब देखना है कि क्या सचमुच इनको इंसाफ मिलता है, या ऐसे ही अधिकारी टाल मटोल करते रहेंगे। क्या थाना से कोर्ट, कोर्ट से थाना, अधिकारियों के दफ्तर तक ये खुद से चक्कर लगाती रहेंगी, काटती रहेंगी, या इंसाफ इनको मिलता है? अब देखना यह है। खबर चलने के बाद सवाल उठते हैं यहाँ के प्रशासन पे, यहाँ के अधिकारियों पे, यहाँ की जो कार्य जो किया जा रहा है उन पे, कि क्यों आखिरकार एक महिला को दर बदर भटकना पड़ रहा है। तमाम ऐसे कई खबर को मैं लगातार और भी इनसे जुड़ा रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा, क्या कुछ इन पर कार्रवाई होता है देखना यह है। तमाम ऐसे खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।